Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Alisha Khwaja and I hope you will be fine. Today's topic is your carbon. आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे एलिमेंट से जो कि पीरियोडिक टेबल में 4th पोजीशन के ऊपर पाया जाता है। कार्बन एक प्योर नॉन मेटल है, यानी इसका मेटल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नॉन मेटल होता है। 16th मोस्ट एबंडेंट अर्थ क्रस्ट में से ये एलिमेंट पाया जाता है। मेजर सोर्स इसकी है कॉल, यानी ये कॉल में से हासिल होता है आपको। ठीक है, अब कॉल के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कॉल एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है केमिकल सब्सटेंस का। ठीक है, इसके अंदर शामिल होते हैं आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और बहुत से ऐसे एलिमेंट जो कि मिलकर आपके पास कॉल बनाते हैं, और इसी में कार्बन भी शामिल होता है। तो कार्बन एक सोर्स है, कॉल एक सोर्स है जिसमें से आपको कार्बन मिल सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कॉल की, कि एक इसका फॉर्म होता है, एक होती है पीट। ठीक है, पीट जो होती है कार्बन की ही फॉर्म है। इसको अगर आप मज़ीद डिकम्पोज करेंगे तो ये ब्राउन कॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको ब्राउन कॉल को मज़ीद डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज से मतलब होता है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, या तो आप उसको हीट दो या तो फिर आप इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू थोड़ा डिकम्पोज कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, किसी भी एनर्जी के थ्रू अगर आप ब्राउन कॉल को मज़ीद हीट करेंगे तो वो आपके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ब्यूटामिन के अंदर, और ब्यूटामिन को मज़ीद हीट करेंगे या डिकम्पोज करेंगे तो वो आपके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एंथ्रेसाइट में। ठीक है, एंथ्रेसाइट आपके पास हार्ड कॉल होता है। ठीक है, और ब्राउन कॉल जो यहाँ पर है उसको लिग्नाइट भी बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ कुछ फॉर्म्स की जो कि कार्बन से रिलेटेड है। पहले नंबर पे आ जाती है चारकोल। चारकोल जो होती है वो तब बनती है जब आप किसी भी लकड़ी को जलाते हैं, किसी भी वुड को जलाते हैं। ठीक है, अगर आप देखें कि किसी भी लकड़ी के अंदर अगर आप आग लगाएंगे तो वो एक कोयले का एग्जाम वहाँ पे बन जाएगा, एक कॉल बन जाएगा, चारकोल बन जाएगा। ठीक है, और एक दूसरी इसकी फॉर्म होती है, उसका नाम है कॉक। ठीक है, कॉक जो होती है वो भी आपको तब मिलती है जब आप जब आप प्योर कोल को स्ट्रांगली हीट करते हो तो आपको कोक मिलता है। ठीक है, दिस इज दी ऑल फॉर्म ऑफ कोल, नॉट अ कार्बन। ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा कि कॉल सिर्फ एक सोर्स है कार्बन को गेट करने की, कार्बन को हासिल करने की। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड में से और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस को आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें से भी कार्बन आपको मिल सकता है। इवन के जो मेटल कार्बोनेट्स आप लोगों के पास होते हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पे तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आप अच्छे से जानते हो कि आपके घर में जो मार्बल्स या टाइल्स का काम होता है, उसका जो पाउडर होता है वो, उसको आप कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो। तो ये वहाँ से भी कार्बन आपको मिल सकता है, ये भी एक सोर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द एलोट्रॉपी। एक्चुअली द एक्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम स्टेट इज कॉल्ड द एलोट्रॉपी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक आपके पास कोई प्योर चीज़ है लेकिन उसकी बहुत सारी डिफरेंट शक्लें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी जो है फॉर्म्स दिखाऊंगी कार्बन की भी। होते तो वो कार्बन ही है लेकिन उनकी डिफरेंट आप जो है शक्लें होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो इसी वजह से वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। और एलोट्रॉपी भी आप इसी को बोलते हो कि एक एलिमेंट जब वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एलोट्रॉपी बन जाती है। उस प्रोसेस को आप एलोट्रॉपी बोल सकते हो। इसकी एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे भी ले सकते हो कि एक इंसान है, उसकी एक ही सॉल है, एक ही रूह है, एक ही जिस्म है, लेकिन उस इंसान के बहुत सारे चेहरे हैं। तो ये है, तो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपकी डेली लाइफ के अंदर भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जिनकी एक ही रूह है, एक ही जिस्म है, लेकिन उनके चेहरे बहुत सारे हैं। तो ये भी उनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। सॉरी, माइंड मत कीजिएगा, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा बोला। ओके, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है इसकी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन और सेकंड होती है आपके पास एमरफस फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमरफस फॉर्म को भी मैं यहाँ पे आपके पास क्लियर कर देती हूँ कि क्रिस्टलाइन जो होती है उसकी एक शक्ल होती है, वो एक क्यूबिक होती है। जिस तरीके से अगर आप चीनी को देखेंगे या आप नमक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्रिस्टलाइन है, इसका एक शेप है, आपको उसकी एक शेप समझ में आएगी। बट जो एमरफस होता है, एमरफस की कोई शेप नहीं होती। जैसे कि आप प्लास्टिक का शॉपर ले लें और उसको हीट कर दें, या फिर आप कोई प्लास्टिक का बॉल ले लें, या फिर आप कोई प्लास्टिक का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए और उसको हीट कर दीजिए, तो फिर आपको
उसके जलने के बाद, उसके पिघलने, उसके मेल्ट होने के बाद आपको उसकी शेप समझ नहीं आएगी कि वो किस आकार का है, किस शेप का है, या फिर किस शक्ल के अंदर वो है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपसे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है उसकी भी कुछ फॉर्म होती है एलोट्रॉपिक। कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्युटली हम लोग। तो कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म यहाँ पे है डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट यहाँ पे इसलिए है इसकी फॉर्म क्योंकि इन दोनों की शक्ल होती है, आपको समझ में आएगा। डायमंड की भी एक शक्ल होती है, डायमंड का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर, एक शेप होता है, ग्रेफाइट का भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और एक शेप होता है। अदरवाइज जो एमरफस होती है उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि लैम्प ब्लैक हो गया, लैम्प ब्लैक आप सुरमे को बोल सकते हो। वुड चारकोल हो गया, ठीक है, वुड चारकोल, उसकी भी कोई शक्ल नहीं होती, लकड़ी के जलने के बाद आप जो बुरादा उसका निकलता है, जो पाउडर होता है, उसका कोई शक्ल नहीं होता। कॉल, ठीक है, ये सब आपके पास एमरफस में आ जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन के ऊपर। क्रिस्टलाइन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, ये दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायमंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी सेंटीमीटर है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेटली 2.45 है, ठीक है। इट इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, नियर बाय 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कलर इसका जो है, इसके अंदर कलर नहीं होता, कलर अगर इसमें है तो आप समझ जाएं कि उसके साथ, उस डायमंड के साथ कोई ना कोई ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि अगर उस डायमंड का कलर ब्लू है, ऑरेंज तो नहीं होता, सॉरी, रेड है या कोई और कलर है फॉर एग्जांपल, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी ऑक्साइड्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो नेचुरली आप लोगों के पास प्लम्बैगो जो है इसका नाम होता है, इसमें पाया जाता है, साइबेरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, कनाडा में और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो डार्क कलर का होता है। तो ग्रेफाइट की सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो आप लोग अपने घर में पेंसिल यूज़ करते हो, क्योंकि इसकी एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल यही है, क्योंकि जब ग्रेफाइट आप पेपर पे यूज़ करते हो तो वो आपके पास ब्लैक मार्क दे देता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो आपकी पेंसिल में जो मटेरियल होता है उसको आप ग्रेफाइट बोल सकते हो। सॉफ्ट होता है, ग्रीजी होता है, इट मीन्स कि अगर आप उसको हाथ में लोगे, टच करोगे तो वो आपको बहुत सॉफ्ट और ग्रीजी फील करवाएगा, अच्छा फील करवाएगा, ठीक है। डेंसिटी इसकी थोड़ी कम होती है एज कंपेरिजन टू डायमंड, दैट इज़ 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। गुड कंडक्टर होता है। चलें, अब यहाँ पे दो तरह की डिफरेंस आ गए हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है और डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। तो आइए हम इन सवालों के जवाब आपको देते हैं कि ऐसा क्यों है, डायमंड आपके पास बैड कंडक्टर क्यों है और ग्रेफाइट आपके पास गुड कंडक्टर क्यों है। तो डायमंड जो होता है उसके अंदर होता क्या है कि ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स, सो द 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन आर एंगेज्ड और ट्रैप्ड। याद रखिएगा कि डायमंड के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है चारों कार्बन एटम्स के दरमियान में। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में एंगेज्ड होते हैं, ट्रैप्ड होते हैं, इनके दरमियान में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आप एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, फ्री बच्चा है, वो यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है, भाग सकता है। जब एक बच्चा है फुल मैनर्स के साथ है और वहीं पे खड़ा रहेगा तो वहाँ से करंट वो कैसे फ्लो करने देगा? जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ मूव ही नहीं करेगा तो उसमें से करंट फ्लो कैसे होगा? करंट होता क्या है स्टूडेंट? एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द करंट। अगर वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंगेज्ड हुए हुए हैं, ट्रैप्ड हुए हुए हैं, उस डायमंड के दरमियान में इतना डिफरेंस नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ मूव कर सकें, तो वहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो सकता है? तो इसी वजह से आपके पास जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास
नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसके दरमियान में बॉन्ड डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसके दरमियान में बिगड़े हुए बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग की वजह से वहाँ पे करंट ईजिली फ्लो हो सकता है। और ग्रेफाइट्स का जो स्ट्रक्चर हो अगर आप देखिएगा तो वो लेयर्स आपस में बनी हुई होती हैं, तो वो आराम से मूव कर लेती हैं, स्लाइड ओवर हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे सैंडविच होता है ना, उसकी जो जो दो स्लाइड्स बनी हुई होती हैं आपस में, तो इसी तरीके से इसकी भी सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी स्लाइड्स आपस में रोल ओवर